हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 7 को स्टडी करने वाले हैं और अभी तक हम बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष फिर से लेक्चर नंबर 7 की बात करने वाले हैं, जिसमें बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। आपके टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन को हमने रखा है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपके लिए बताया है। जैसे कि पेपर में आते हैं सेम टू सेम वही प्रश्न हैं जो कि हमारे यूपीएससी पेपर में, पीसीएस के पेपर में, आरओ के पेपर में, बीओ के पेपर में, एसएससी एग्जाम, यूपी पुलिस के एग्जाम, यानी कि जहां भी ज्योग्राफी आती है वहां पर आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम टू सेम वही प्रश्न जो आपके ऑलरेडी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, पीजीटी वगैरह किसी का भी एग्जाम हो, जहां पर आपके ऐसे प्रश्न आ रहे हैं वहां पर आपके बेहद इंपॉर्टेंट तरीके के प्रश्न आने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप कर क्या रहे हैं इस टाइम पर, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो थोड़ी सी चर्चा आज हम इस बेस पे कर लेते हैं कि आपने जो 6 लेक्चर कंप्लीट पढ़े हैं, जो आपने 6 लेक्चर की स्टडी करी है, कि आपने उसका रिवीजन आज करके आए हैं। आप इतनी बात बताइएगा कि सबसे पहले आप रिवीजन करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। रिवीजन पहले मुझे ये बताइएगा सभी लोग कि रिवीजन चल रहा है एकदम। ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं उसमें एक स्पेशल पॉइंट बन रहा है जिसे हम कहते हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, पहला बात तो ये बताइएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिखने से और पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेन मुद्दा जो हमारा होमवर्क जो था, हमारा पहले जो हम बचपन में जो होमवर्क करते थे वो कन्वर्ट हो चुका है रिवीजन में। तो आज होमवर्क इसलिए हम नहीं करते क्योंकि कोई टीचर मारने वाला नहीं है, कोई टीचर पीटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए होमवर्क हम करते नहीं हैं। और होमवर्क अब किस में बदल गया, तो होमवर्क जो कन्वर्ट हो गया वो किस में हो गया, रिवीजन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आप लोग कंप्लीट रिवीजन अभी तक करे हैं? तो अगर आपने कंप्लीट रिवीजन नहीं करा तो कृपया करके आप उसको कंप्लीट रिवीजन कर लें। जो 6 लेक्चर अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें जो रिवीजन की जो अकॉर्डिंग जो आप लोग कर रहे हो वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन के बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूं। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब हमारा पूरे लेक्चर हो जाएंगे ज्योग्राफी के, जब हमारे इंडियन ज्योग्राफी के जब पूरे के कंप्लीट लेक्चर हो जाएंगे तो 900, मान लीजिएगा हमने 30 दिन की बात की है तो 900 करीब क्वेश्चन, बल्कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रदान कर दूंगा। 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रदान कर दूंगा। उसके लिए सभी के पास व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो आप उस पर जाके वो पीडीएफ ले भी सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है वो पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो हम क्वेश्चन अभी तक पढ़ेंगे, जो हम 900 क्वेश्चन जो तैयार करेंगे, ठीक है, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े उनका डिटेल सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ए होगा दोस्तों, कि दूसरा ए है कि जो क्वेश्चन हम वहां पढ़ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, सेम टू सेम वही पैटर्न से वही क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे चेंज हो सकता है, वो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में चेंज हो सकता है, यानी कि वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं उसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या समझ में आया कि हमें रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, बिल्कुल 100% करना है, तभी हमें दूसरी क्लास को ज्वाइन करना है, यानी कि उससे आगे की क्लास को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिएगा अभी तक हम कितने क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 183 प्रश्नों को अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने, 182 प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज 183 प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 183 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस वाले प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न है तो आज के टॉपिक में आपको बता दूं, आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होगा। थोड़ी सी राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियों से संबंधित होगा। तो आपके सभी के सभी कंप्लीट चीजें आज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी चीज क्या है, तो सबसे जरूरी चीज भाई ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बेहद ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए। ठीक है, फिर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपको पता है कि आपके एक नेशनल पार्क होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं।
ठीक है, तो ओवरऑल जो भी नेशनल पार्क हैं उन्हें पता होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। तो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस शब्द में मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश है वो क्या है, एक, तो मध्य प्रदेश एक क्या है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है। तो लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि राज्य की बात की जा सकती है, किस राज्य में होता है किस राज्य में नहीं होता है। तो इसे करता कौन है, अधिसूचित कौन करता है, तो इसे अधिसूचित जो करता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसे अधिसूचित करती है। तो अगर लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है या राज्य कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है, फिर भी स्टेटमेंट ये ठीक होगा। और अब भी स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से क्लियर है कि भाई कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब दूसरी अगर बात करें कि वनस्पति और जीवों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो वनस्पतियों से नहीं होता है, ना जीवों से होता है, कैसा, पारिस्थितिकी तंत्रों से होता है, यानी कि इकोसिस्टम से होता है। इससे होता है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो होता है उसका संरक्षण करता है। किसका संरक्षण करता है, इकोसिस्टम का संरक्षण करता है, ना कि वनस्पतियों व जीवों का। तो ए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि दो वाला गलत हो गया। अब दो वाला अगर गलत हो गया तो ए तो गलत हो गया और ए भी गलत हो गया आपका। ठीक है, ए भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। देखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि जो बायो रिजर्व होते हैं, जो हमारे बायो रिजर्व हैं, ठीक है, बायो रिजर्व जो होते हैं, ठीक है, ये किसको, एक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करते हैं, इकोलॉजी सिस्टम का संरक्षण करते हैं, ना कि वनस्पतियों व जीवों का संरक्षण करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित जैविक हस्तक्षेप की अनुमति है। देखिएगा, इसमें अगर लिखा होता कि वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम कब आया था, वन्यजीव अभ्यारण्य, या हम कह सकते हैं वन्यजीव अधिनियम कब आया था। तो आप सभी लोगों को पता है, कल मैंने आपको वन अधिनियम बताया था। वन अधिनियम आया था 1980 में, और वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो कब आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था और वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में वन्यजीव अधिनियम आपके आया था। अब अगर एक बात करी जाए कि क्या वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमित जैविक हस्तक्षेप की अनुमति है, अगर यहां पर मैं आपके, ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपके राष्ट्रीय उद्यान लगा दूं, राष्ट्रीय उद्यान, अब आप ध्यान से सुनिएगा, नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य को हटाकर मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क दिया, तो क्या स्टेटमेंट सुनिएगा कौन सा सही होगा। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमित जैविक हस्तक्षेप की अनुमति है, बिल्कुल है, 100% है, यानी कि स्टेटमेंट तो ठीक होगा, अनुमति है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कि राष्ट्रीय उद्यान में सीमित जैविक हस्तक्षेप की अनुमति है, तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं होती है। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखा होता तो यहाँ पर गलत हो जाता, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। दोस्तों, बात समझ गए। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये प्रश्न, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 और 3। ठीक है, क्या आंसर होगा, 1 और 3, राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3। तो आप लोग शायद इस प्रश्न को कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, मैंने आपको ठीक तरीके से समझा दिया इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपके यूपीएससी
और आपके CAPF पेपर में पूछा गया था, जो कि दोनों पेपर यूपीएससी कराता है, और यूपी PCS में भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसे 1 नंबर प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही कथन के बारे में ये प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार अभी फिर से आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, याद भी कर लीजिएगा। वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था, और आपका मैंने एक अधिनियम पढ़ाया था, वन अधिनियम 1980 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, याद रखिएगा। ये आपकी मैचिंग करने के लिए आए हैं, और पिछली बार भी अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आए थे मैचिंग करने के लिए दोस्तों। तो ये मैचिंग वाली जो व्यवस्था है ना, इसको बहुत सरल होती है जी। अगर आपको 2 भी पता है, 3 भी पता है, जैसे देखिएगा, अगर हमें इसमें ये पता होता कि बायो रिजर्व संरक्षण जो करता है पारिस्थितिकी तंत्र का करता है, तो 2 वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं, यानी कि डबल डिप 50-50। जैसे आपने देखा हो कौन बनेगा करोड़पति में डबल डिप का यूज करते हैं, तो वो डबल डिप यही है। अगर 2 कट गए तो ये 2 कट गए, अब बचा 1। हो सकता है केवल 1 सही हो सकता है केवल 1 और 3 सही हो, लेकिन हो सकता नहीं। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होता तो ये भी तीसरा नंबर क्या होता, गलत होता। यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं जरूर। ठीक है, अब देखिएगा, विंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, थोलजीन वन्यजीव अभ्यारण्य और बदावन आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथन तो गायब हो गए, कोई बात नहीं, फिर भी बना लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, शायद इसमें मिस्टेक कहीं पर होगी, जो इसके कथन जो इसके आंसर थे वो नहीं है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे रख दिए गए, कोई नहीं, चलिएगा। विंडवास की बात करेंगे, तो विंडवास की बात करेंगे कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात इसकी करूं, तो ये हरियाणा में है तो आपके, लेकिन ये चारों के चारों आपके रामसर स्थल है। क्या है, आर्द्र भूमि रामसर स्थल है, जिसे 2021 में शामिल किया गया था विंडवास को, विंडावास को। ठीक, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सुल्तानपुर की, अगर मैं बात करूं तो सुल्तानपुर भी आपके कहां पर है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर भी क्या हरियाणा में है, इसे भी 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2021 में शामिल किया गया था। उसके बाद थोल झील की बात करेंगे, तो ये कहां पर है, आपके गुजरात में है। अब बाना की बात करेंगे, तो ये कहां पर है, ये भी आपके गुजरात में है। कहां पर है, आपके गुजरात में है। और इन्हें सबको 2021 2021 और 2021 में रामसर में शामिल किया गया। अब रामसर क्या है, रामसर सम्मेलन। ठीक है, शायद इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। रामसर सम्मेलन जो है वो ईरान का एक शहर है रामसर, जिसमें सम्मेलन हुआ था 1971 को, लेकिन भारत इसका सदस्य बना था 1 फरवरी 1982, यानी कि 1982 को इसका सदस्य बना था भारत। भारत जब इसका सदस्य बना, तो अभी भारत के 75 आर्द्र भूमि शामिल है, 75 आर्द्र भूमि शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, 75 के हैं आर्द्र भूमि शामिल है आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार का रहा होगा, लेकिन ये सभी के सभी स्थल कहाँ पूछे गए हैं, तो सभी के सभी स्थल आपके आर्द्र भूमि में 2021 में शामिल किए गए थे। रामसर की जो संवेदनशीलता होती है वो किससे होती है, आर्द्र भूमि से। किससे होती है, आर्द्र भूमि से होती है। और आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी बनाते हैं, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस कब बनाते हैं, 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस भी बनाते हैं। आर्द्र मतलब होता है नमी, क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, और नमी को किससे मापते हैं, आर्द्रता मापी। और आर्द्रता मापी को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं,
हाइग्रोमीटर कहते हैं। राइट, बात समझ में आ रही है क्या? बात एकदम क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी सी परेशानी हो तो बताइएगा जरूर कि सर परेशानी हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा इन चीजों को। ठीक है, और मुझे समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, कोई बात नहीं, इनको आप कट कर सकते हो। मैंने आपका प्रश्न बना था, मैंने उसके डिटेल पार्ट को बता दिया, मुझे नहीं पता था इसमें क्या प्रश्न था, लेकिन मैंने आपको पूरी तरीके से पार्ट तो समझा दिया है। ठीक है, और आपको उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। देखिएगा भारत का, चलिए मैं बताता हूं, भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील। तो भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो आपके चिल्का झील है। राइट, क्योंकि चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। राइट, अब देखिएगा सबसे बड़ा कौन सा, सबसे पहला चिल्का झील है और सबसे बड़ा आपका सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव, मैंग्रोव के बारे में तो हमने कल ही बात करी थी, मैंग्रोव के बारे में हमने कल ही बात करी थी। तो भारत का सबसे पहला जो आर्द्रभूमि स्थल है वो आपके चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। और आपका सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो हमने कल ही बात करी थी, मैंग्रोव का जो हमने टॉपिक पढ़े थे मैंग्रोव के बारे में, उसमें हमने कल ही बात करी थी। ठीक है, चिल्का झील से भी यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। और आपके, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा से तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। कल मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सुंदरबन डेल्टा का, कैसे कैसे बना, किन किन नदियों के संगम पर बना, कौन कितने देशों में है, कितने देशों में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है, लेक्चर नंबर 7, तो आप लेक्चर नंबर 6 को सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद 7 पर आए, क्योंकि मैंग्रोव आपको उसी में पढ़ाया गया लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके होंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन भी एकदम ठीक ठाक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप वीडियो को कितना शेयर करेंगे। दोस्तों ये क्लास आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब से बहुत सारे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज है, मुझे विश्वास है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं वो एकदम सटीक पढ़ा रहा हूं, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप स्टेटस लगा लेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, आपका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, फालतू की वीडियो को ना देखिए, क्योंकि हमारा काम है स्टडी पढ़ाना, हमारा काम है स्टडी चैनल से लिंक करना व्यक्ति को। ठीक है, अब स्टडी यानी कि सरकार तो आपकी पढ़ा नहीं रही है, हम ही लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 185 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है? कालेसर, नतंकी, गोरुमारा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। देखिएगा, कालेसर की बात करेंगे तो कहां पर है? आपके हरियाणा में। सुल्तानपुर कहां पर है? हरियाणा में है, ये आपके हरियाणा में है। नतंकी नेशनल पार्क की बात करेंगे कहां पर है? नागालैंड में है, कहां पर है? आपके नागालैंड में है। गोरुमारा की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में है। और अगर सिमलीपाल की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? ठीक है, उड़ीसा में। कहां पर है? आपके उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं उड़ीसा के नेशनल पार्कों को देखते हैं। तो उड़ीसा के कुछ आरक्षित क्षेत्रों को देखते हैं जिन्हें हम नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कल ये भी प्रश्न बन सकता है कि उड़ीसा का नेशनल पार्क कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बदरमा नेशनल पार्क, चिल्का, जो कि मैंने अभी आपको बताया भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। नोट्स बिल्कुल बनाइएगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील और
आर्द्र भूमि का पहला स्थल, आर्द्र भूमि का पहला स्थल। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके अकॉर्डिंग। आर्द्र भूमि का पहला स्थल, ठीक। अब देखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया था एसएससी के पेपर में कि चिल्का को अन्य किस नाम से जानते हैं। चिल्का को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो नलबड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य है, लखारी। एसएससी में पूछा गया था, कहां पर है आपके, ठीक है। गहिरमाथा यानी कि समुद्री कहां पर है आपके, उड़ीसा, ठीक। ये याद रखिएगा, उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपके आरक्षित क्षेत्रों में है, ठीक है। कहां पर है आपके आरक्षित क्षेत्रों में है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, चिल्का झील। अगर यहीं पर दूसरा पूछा जाए कि खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम कह सकते हैं पुलिकट झील। कौन सी झील है आपकी खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, तो हम कह सकते हैं पुलिकट झील है, जो कहां पर है आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, राइट। याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है, तो भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है, शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है। भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है, देखिएगा सुंदरबन की अगर बात करेंगे, कहां पर है आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। दो नदियों के संगम पर है, गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है, ठीक है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है, बताया था मैंने, लेक्चर नंबर 6 को पढ़िएगा सुंदरबन के लिए। नीलगिरी की बात करेंगे, नीलगिरी कहां पर है, नीलगिरी तमिलनाडु में है आपके, ठीक है। नंदा देवी आपके कहां का पर है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। और मन्नार की खाड़ी क्या करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। या श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी जो होती है वो भारत के साथ कैसी बनाती है, जलीय सीमा बनाती है, ना कि स्थलीय सीमा। कैसी सीमा बना रही है, जलीय सीमा बना रही है, ठीक है। कैसी सीमा बना रही है, जलीय सीमा बना रही है दोस्तों, ठीक है। जब जलीय सीमा बना रही है तो यही मेथड बनेगा जलीय सीमा का, ठीक है। अब देखिएगा भारत का पहला, देखिएगा बायोस्फीयर, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसका कार्यक्रम 1971 में शुरू किया और अभी तक भारत के 18 स्थल शामिल हैं इसमें, जिसमें पहला जो स्थल है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, क्या है, नीलगिरी की, सॉरी, नीलगिरी बायो रिजर्व है आपका, और ये तमिलनाडु में है। इसे 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1986 में। दूसरा जो स्थल है उसे नंदा देवी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा स्थल है उसे नोकरेक कहते हैं, जो कि कहां पर है, आपके मेघालय में है। नोकरेक कहां पर है, आपके मेघालय में, ठीक है। तो टॉप 3 को भी याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे, तीसरे को भी, ठीक है। तो पहला नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नोकरेक है आपके। 1971 में बायो रिजर्व कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, 1971 में आर्द्र भूमि के साथ में ही। अभी तक 18 स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, नीलगिरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है, देखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है, ठीक है। आप देखिएगा कौन सा राज्य होगा, अभी तो पढ़ा था हमने उत्तराखंड, सर क्या होगा आपका, उत्तराखंड होगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर नंदा देवी की बात करें, तो नंदा देवी देखिएगा भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न को पहले समझिएगा, भारत की रूप, यानी कि अगर हम इसको डायरेक्टली बोलें, भारत की पूर्ण रूपेण,
सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, भारत की पूर्ण रूप में सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी, यानी कि वह चोटी जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, किसी के साथ सीमा नहीं बना रही है, उसे हम कहते हैं नंदा देवी। ठीक है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन है। ठीक है, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो आपका है वो क्या है? कंचनजंगा है। अब देखिएगा, कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? आपके नेपाल के साथ कर रही है। किसके साथ कर रहा है? नेपाल के साथ। ये आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। तो ये भारत की तो कंप्लीटली नहीं हुई, कंप्लीटली कौन सी हुई? जो पूर्ण रूप से है, और केवल भारत के एक ही राज्य में है, नेपाल से शेयर नहीं होती, उत्तराखंड में है। किस में है? आपके उत्तराखंड में है, नेपाल से शेयर नहीं होती है, इसलिए केवल के केवल कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगस्त मलाई जैव मंडल रिजर्व कहां पर स्थित है? देखिएगा, जहां पर मलाई लगी हो वहां मलाई में ही मिलेगा। तो जहां पर मलाई लगी हो वो सब आपके तमिलनाडु और केरल के हिस्सों में पड़ता है। तमिलनाडु प्लस केरल के हिस्सों में। और तमिलनाडु और केरल के हिस्सों में पड़ेगा तो पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट होगा, उत्तर पूर्वी हिमालय होगा, हिमाचल हिमालय होगा। तो क्या होगा? पश्चिमी घाट का क्षेत्र होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट किस नाम से जाना था? तो पश्चिमी घाट आपके सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट, अब देखिएगा, एक आपका क्या है? एक आपका पूर्वी घाट है, और एक आपका पश्चिमी घाट है। अब अगर बात करें कि विकसित कौन सा है, मैंने तो आपको कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, लेक्चर नंबर 3 पर। कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं लेक्चर 3 पर, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो देखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विकसित कौन सा घाट है? तो भाई विकसित सबसे ज्यादा विकसित है। पश्चिमी घाट सबसे अधिक विकसित है, पूर्वी घाट उससे कम विकसित है। और जहां पर दोनों ये मिल जाते हैं वहां पर बनती है नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या बनता है? नीलगिरी की पहाड़ियां बनती है वहां पर। ठीक है, और इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति भी रहती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां बनती हैं और जनजाति रहती है टोडा। ठीक है, तो टोडा जनजाति रहती है, नीलगिरी की पहाड़ियां भी यहीं पर बनती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर है? पश्चिमी घाट में है। अब देखिएगा, मिलान कीजिए, ये प्रश्न भी आपके यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था, कितना सिंपल है देखिएगा। आपको जो इसमें पता है आप सबसे पहले इसको लगाइएगा। आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गैंडों के लिए जाना जाता है। अब देखिएगा, सेकंड का ए वाला होगा, तो सेकंड का ए वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको लगा देता हूं, शायद ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल मेरे लिए तो बनते हैं। अब देखिएगा, कहना की अगर बात करेंगे तो कहना किसके लिए? आपके बाघों के लिए। ठीक है, और गिर किसके लिए है? शेरों के लिए है। कहना कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा आपके असम में है। और गिर आपके कहां पर है? गिर आपके गुजरात में है। गिर कहां पर है? गुजरात में है। और गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। देखो, समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आप लोग एक नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये भी मिलान कीजिए। इन प्रश्नों की बात ही अलग है भाई दोस्तों। इन प्रश्नों पर इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसमें एक भी पता है ना, तो आप करने के लायक हैं प्रश्न को, बिल्कुल 100%। और मैं तो चाहता हूं कि सभी प्रश्न इसी प्रकार से आ जाए पेपर में। ठीक, मैं कह रहा हूं आपको जो भी इसमें पता है, मैं मान लेता हूं कि मुझे नमेरी पता है। नमेरी कहां पर है? असम में है।
तो डी यानी कि 4 का 2 वाला होगा। तो 4 का 2 वाला देखिएगा भाई, मैं तुक्का लगा के नहीं आया, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही लगाया था, ठीक है। देखिएगा चारों 3 2 1 2 वाला, चलिए लो हो गया, ठीक है, एक से ही निकल गया। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली आपके कहाँ पर है, तेलंगाना में है। बलफक्रम कहाँ पर है, आपके असम में, सॉरी कहाँ पर है, आपके मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक हो गया ना, देखिएगा पहले का थर्ड हो गया, ठीक राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कैसी भी दोस्तों परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान का एक एक क्लियर पॉइंट कर देंगे, ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नामेरी याद रखिएगा, मानस भी कहां पर है, आपके असम में ही है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो ये पता होगा कि धूमिल तेंदुआ है आखिर कहां पर, ठीक है। कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में है, पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में है, सेपा ही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। तो धूमिल तेंदुआ जो है वो आपके कहां पर है, त्रिपुरा में, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा तीनों ओर किससे सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा के तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और बांग्लादेश भारत के 5 स्टेट को कवर करता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा को स्पर्श करता है। और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे तो क्या आता, बांग्लादेश असम, मेघालय, असम मेघालय मिजोरम, ऊपर आपका त्रिपुरा, क्या होगा, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, और पांचवा आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा स्पर्श करता है, इसके साथ असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों। तो देखिएगा त्रिपुरा में है आपका धूमिल, ठीक है। और तेंदुआ परियोजना जो आई थी वो कब आई थी, 2009 में तेंदुआ परियोजना आई थी, हिम तेंदुआ परियोजना आई थी। किसका हिस्सा है, तो सेपा ही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं ये भी आपके कहां पर है, ये भी आपके कहां पर है, त्रिपुरा में। ये भी आपके कहां पर है, त्रिपुरा में, राइट। ये भी कहां पर है, आपके त्रिपुरा में ही है, याद रखिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पाबीतोरा कहां पर है, पाबीतोरा की अगर बात करेंगे तो असम में, कहां पर है, आपके असम में, ठीक। अब देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा गैंडे अगर बात करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा गैंडे कहां पाए जाते हैं, काजीरंगा में, अभी तो पढ़ा था। भारत में सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो गैंडे पाए जाते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सभी को पता है। लेकिन दूसरा नेशनल पार्क जानते हो जहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा है, क्या सबसे ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा है क्या पाए जाते हैं, दूसरा नेशनल पार्क जहां पर सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं, पाबीतोरा। तो पहला कौन सा, कंचनजंगा, दूसरा कौन सा, पाबीतोरा, ठीक। दूसरा कौन सा आपका, पाबीतोरा नेशनल पार्क। दोनों के दोनों कहाँ हैं, तो ये भी दोस्तों असम में है, ठीक है, और ये भी असम में है। ये दोनों के दोनों कहां पर है, असम में, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। दुधवा कहां पर है, दुधवा यूपी में है। राजा जी कहां पर है, राजा जी आपका उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क,
जो कि किस नदी के किनारे है, जिसको हम कह सकते हैं किस नदी के किनारे है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है दोस्तों, रामगंगा नदी के किनारे। ठीक, याद रखिए किस नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा भारत का सबसे बड़ा, अगर बात करें सबसे बड़ा तो हेमिस सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कहां पर है आपके? तो हेमिस की अगर बात करेंगे तो हेमिस कहां पर है आपके? लद्दाख में। ठीक है, रणथंभौर कहां पर है आपके? राजस्थान में। ठीक है, जिम कार्बेट कहां पर है? तो आपको पता है जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। और काजीरंगा को तो हम इतनी बार अभी ही पढ़ चुके हैं, कहां पर है? असम में है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर है? हेमिस। हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए। हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए। भारत का सबसे बड़ा तो हेमिस हो गया। अगर भारत का सबसे बड़ा हेमिस हो गया तो दूसरा क्या? दूसरा आपका डिजर्ट नेशनल पार्क। क्या है? डिजर्ट नेशनल पार्क है। इसमें लिखे हुए कोई भी नेशनल पार्क आपका दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन आपके गलत हो सकते हैं। डिजर्ट कहां पर है? डिजर्ट भी अगर बात करेंगे तो आपके राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में है। अगर इसके सबके बारे में बात करेंगे तो देखिएगा इसमें तो सबसे बड़ा आपका हिमिस हो सकता है। दूसरा इसमें पूछा है तो दूसरा आपका डिजर्ट ही नेशनल पार्क। दूसरा जो है वो आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा आपका हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से इसमें माने तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वही हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन के हिसाब से माने तो। लेकिन ओवरऑल जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा पूछाएगा? रिजर्ट नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है आपके। ठीक है, वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुमेल कीजिए, अब सुमेल करना है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंसी हो गया, आपका बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया। अंसी हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क हो गया। बन्नेर घट्टा। ठीक है, ये सब कहां पर है? आपके कर्नाटक में है, तो ये तो ठीक है। वाल फकरम अभी आपने पढ़ा मेघालय में है। चंदोली आपके गुजरात में है। यही चंदोली जो है वो सही नहीं है, गुजरात में नहीं है चंदोली। चंदोली कहां पर है आपके? महाराष्ट्र में। कहां पर है आपके? महाराष्ट्र में। ठीक है, चंदोली आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, हेमिस कहां पर है? अभी हमने पढ़ा हेमिस कहां पर है आपके? लद्दाख में। तो लिखा हुआ भी है, ठीक है। हेमिस आपके कहां पर है? लद्दाख में है। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? आंसर नंबर सी, राइट आंसर। ठीक, क्या होगा? सी वाला राइट आंसर आपका होगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपके मिलान करना है। कौन से सुमेलित है? अच्छा, क्वेश्चन मिलान नहीं करना है, कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है? नोक्रेक, अभी मैंने आपको बताया कहां पर है नोक्रेक? मेघालय में। देखिएगा आप अगर पूरी क्लास पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा लास्ट क्वेश्चन तक। नामदफा नेशनल पार्क आपके मिजोरम में नहीं है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? त्रिपुरा में है, तो बिल्कुल ठीक है। डम्फा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहां पर है? मिजोरम में है। एक और तीन सही है, या एक और तीन है ऑप्शन में? एक और तीन।
ठीक है, 1 और 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण व आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? बताइएगा किसकी। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर है? सिक्किम में है। नंदा देवी तो इतनी बार अभी पढ़ चुके हैं। न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क अभी पढ़ा हमने, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट्स बॉक्स में इसको बताना है कि न्यूरा देवी नेशनल पार्क आखिर है कहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिए नामदफा नेशनल पार्क। ये देखिएगा फिर से आपके वैसे ही प्रश्न जो आपके आते हैं किसमें, पेपर में। ठीक है, नोक्रेक जीव मंडल आरक्षित गोरो पहाड़ियों पर है, बिल्कुल गोरो पहाड़ियों पर है। और कहां पर है? आपके मेघालय। तो मेघालय की गोरो पहाड़ियों पर आपके आता है। ठीक है, लोकटक झील बैरल क्षेत्र में है क्या? अगर लोकटक झील की बात करेंगे तो लोकटक झील कहां पर है? आपके मणिपुर में। और मणिपुर में तो बैरल क्षेत्र है ही नहीं। मणिपुर में इस पे एक नेशनल पार्क बना है जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या नाम है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे कहते हैं फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्या है? किबुल लामजाओ, जो कि किस झील पर बना है? लोकटक झील पर बना है। लोकटक झील जो कि कहां पर है? आपके मणिपुर में। ठीक है, कहां पर है? आपके मणिपुर में। राइट, याद रखिएगा। तो आपका ये तो क्षेत्र सही नहीं है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, अभी तो हमने पढ़ा था, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ईपी को आंध्र प्रदेश नहीं समझना है, क्या समझना? अरुणाचल प्रदेश में है। और डफरा पहाड़, डफला पहाड़ियों पर है नहीं, किन पहाड़ियों पर है? मिसामी, मिसामी की पहाड़ियों पर है। किसकी पहाड़ियों पर है? मिसामी की पहाड़ियों पर है। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि ये दोनों गलत हो गए, केवल एक सही है। तो केवल एक ही सही होगा जब एक सही है तो, है ना? कुछ अपने पास से तो नहीं कर देंगे। ठीक है, एक सही है तो एक ही सही होगा। ठीक, चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य को पहले हम नवाबगंज के नाम से जानते थे। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे। ठीक है, अब हम किस नाम से जानते हैं इसको? तो अब हम जानते हैं चंद्रशेखर के नाम से। किस जिले में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। राइट, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहां है? आपके एटा में। पटना कहां पर है? एटा में। ठीक है, किशनगढ़ किसका भाग है? दुधवा नेशनल पार्क का भाग है, इसीलिए कहां पर है? आपके लखीमपुर खीरी में। महावीर स्वामी कहां पर है? तो महावीर स्वामी आपके ललितपुर में है। ठीक है, लाख बहोसी कहां पर है? तो ये आपके कन्नौज में है। तो मैचिंग करने के लिए भी दोस्तों आ सकता है। आंसर भी क्या होगा? आपके यही होगा। ठीक है, आंसर भी आपका यही वाला होगा। ललितपुर जिला जो है वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर जिला जो है वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, ठीक है, U92 यूरेनियम।
ठीक है, ललितपुर जिले में पाया था। यूरेनियम का एक अयस्क होता है जिसे कहते हैं पिच ब्लेड। क्या कहते हैं? पिच ब्लेड। अगर फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। यूरेनियम को क्या कहते हैं? एलो केक के नाम से जानते हैं। पीला केक किसे कहते हैं? भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है यूरेनियम का। और विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कजाकिस्तान में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा उत्पादन? कजाकिस्तान में होता है विश्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी बिहार की स्थापना की? किस पक्षी बिहार की स्थापना की गई? जरा सोचो, बढ़िया से सोचो, बेहतरीन तरीके से। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज, समन, सूर सरोवर, किसकी स्थापना की गई? नवाबगंज पश्चिम बिहार के। किस जिले में है आपके? उन्नाव जिले में। अब क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है सही से? मैंने क्या, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। मैंने तो तुक्के में पढ़ दिया, क्या आप भी तुक्के में ही पढ़ोगे? तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का को सीधे पक्का करना है, तुक्का नहीं लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वखीरा कहां पर है? उन्नाव में नहीं, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में। संत कबीर। ओखला कहां पर? ललितपुर में नहीं, कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। बस्ती स्वामी कहां पर है? महावीर स्वामी अभी तो पढ़ा, कहां पर है? ललितपुर में। सांडी कहां पर है? हरदोई में। कहां पर है आपके? हरदोई में। ठीक, याद रखिएगा, हरदोई में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा पहला पक्षी अभ्यारण्य है या पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? कौन सा पहला है? चंद्रप्रभा। कहां पर है आपके? चंदौली में। का से चंद्रप्रभा, का से चंदौली। ठीक, हस्तिनापुर सबसे बड़ा। भारत की आप नेशनल पार्क से प्रश्न समाप्त हो गए आपके, थोड़े वनस्पतियों से जो कि आपके नेशनल पार्क में ही आती है। ठीक है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में सही कथन नहीं है या है के संदर्भ में या संबंध में कौन से कथन सही है? देखिएगा, ठीक, इसको याद रखिएगा, ये बहुत आने वाले प्रश्न है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिएगा, सघन मतलब होता है कति बराबर में, विरल का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर। सघन मतलब होता है कि चिपके हुए। ठीक, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बिल्कुल, बारिश अच्छी होगी तो अच्छे वन पाए जाएंगे। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। बताइएगा, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी बात ठीक है। जब सबकी सब बातें ठीक हैं तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा कि जो न्यूनतम वर्षा होती है वहां पे शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, औसत वर्षा वाले मानसूनी वन मिलेंगे, सघन वाले में, अधिक वर्षा वाले में सघन वन मिलेंगे। निम्नलिखित कौन सी सेल्वा के जंगलों की विशेषता है? तो सेल्वा के जंगलों की कौन सी विशेषता है? भाई, सेल्वा के जंगल जो होंगे उसमें चौड़ी सदाबहार पत्ती होगी, चौड़ी पर्णपाती पत्ती होगी, शंकुधारी सदाबहार होंगे या शंकुधारी पर्णपाती होंगे। तो सेल्वा के वन की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपके चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होंगे। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होंगे। साल के वृक्ष कहां पर केंद्रित हैं? तो साल के वृक्ष कहां पर केंद्रित हैं? तो भाई, साल के वृक्ष कहां पर केंद्रित हैं? तमिलनाडु में है, आसाम में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है। कल भी बताया था, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
स्प्रूस और देवदार किस वन में पाए जाने वाली वृक्षों की किस्में हैं? किस वन में पाए जाने वाली वृक्षों की किस्में? विषुवतीय वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन। क्या होगा आंसर? शीतोष्ण शंकुधारी वन। आपसे बल्हानर फॉर्मेट में याद करिएगा इनको, क्योंकि इनको याद करने से ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। वन लाइनर के फॉर्मेट में अगर इनको याद करते चलेंगे तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम गुजर जाएंगे और हमारा काम भी यहाँ पर हो जाएगा। देवदार वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? देवदार वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, मणिपुर में नहीं, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश में। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मृदा मिलती है? तो शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मृदा मिलती है? ठीक है, ये भी आपको बनाता है। शंकुधारी वन कैसे होंगे? शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो किसकी? पाडसोल मृदा पाई जाती है। क्या हो गया? आपकी पाडसोल की मृदा पाई जाती है शंकुधारी वनों में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आबनूस, मोहगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ठीक है, अब ये वन अगर देखा जाए तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जैसे आबनूस है, शीशम हो गया। सिनकोना किसके काम आता है? सिनकोना का जो वृक्ष है वो किसके काम आता है? तो सिनकोना की वृक्ष की जो छाल होती है वो आपके मलेरिया के काम आती है। किसके काम आती है? मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो हमेशा मादा मच्छर से फैलेगा या नर मच्छर से? तो मलेरिया जो होता है वो हमेशा मादा से फैलता है। ठीक है, मादा मच्छर से ही फैलेगा। अब देखिएगा कि जो सिनकोना का जो वृक्ष होता है वो हमेशा आपके मलेरिया के उपचार में काम आता है। ठीक है, तो सिनकोना का वृक्ष किसके उपचार में काम आएगा? सिनकोना का वृक्ष मलेरिया में। और मोहगनी की लकड़ी बहुत काम की होती है आपको। शीशम भी देखा होगा आपने, रबड़ भी देखा होगा, आबनूस भी देखा होगा, मोहगनी भी देखा होगा, है ना? ये सभी के सभी वृक्ष आपने देखे होंगे पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। तो ये कैसे बना है? आपके पर्वतीय वन है क्या? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन तो नहीं हो सकते, ना ये पर्वतीय वन हो सकते, ना उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। राइट, इतनी बात तो समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो मलेरिया दिवस की अगर बात करेंगे तो कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो सिनकोना की छाल क्या होती है? इसे हम कुनैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? कुनैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुनैन भी हम इसे बोलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सही कथन, मैंने आपको दिवस बताए हैं और मैंने आपको अभी तक बहुत सारे दिवस बताए हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, विश्व पर्यावास दिवस हो गया, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, जनसंख्या दिवस हो गया। तो कब 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 की बात करेंगे? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं 5 जून को। कब बनाते हैं? 5 जून को। ठीक है, सुमेलित नहीं है, पूछा है। विश्व पर्यावास दिवस हम 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। ठीक है, पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और विश्व पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिवस पेपर में आते हैं, प्रत्येक बार आते हैं। तो विश्व जल दिवस आपका हो गया। पृथ्वी दिवस तो आपको बताइए, पृथ्वी दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को बनाते हैं। और कुछ दिवस जो कि आपके सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे आपका विश्व विरासत दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को बनाते हैं।
सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? सिविल सर्विस डे कब बनाते हैं? तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिविल सर्विस डे भी हम 21 अप्रैल को बनाते हैं। सब दिवस जो कि आज तक आपके पेपर में पूछे गए हैं, मैंने आपको बताया था वन दिवस कब बनाते हैं, 21 मार्च को वन दिवस बनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च को वन दिवस बनाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस कब बनाते हैं, यानी कि वन्य जीव दिवस कब बनाते हैं? तो 3 मार्च को वन्य जीव बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिवस को कंट्रोलिंग मैंने कर रखी है, प्रत्येक दिवस को बताया भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा प्रत्येक दिवस के बारे में। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? ठीक है, टिक, देवदार, चंदन, सुंदरी। सुंदरी पश्चिम बंगाल में राइट है, चंदन केरल में बिल्कुल राइट है, देवदार मध्य प्रदेश में मिल जाएगा आपको, टीकम कहां से मिलेगा? सही जोड़ी है। ठीक है, तो सही जोड़ी पूछ रहा है भाई, गलत हो गया। क्या पूछ रहा है? सही जोड़ी पूछ रहा है। ठीक है, सही जोड़ी को कंप्लीट करना है इसकी। सही जोड़ी है सुंदरी पश्चिम बंगाल। सही जोड़ी पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सुंदरी क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ये क्या होगा? टिक, मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। सुंदरी पश्चिम बंगाल, इनकी सुंदरी नामक वृक्ष जो पाया जाएगा वो कहां पर पाया जाएगा? वो यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको मिलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची बतानी है भाई। आपके कॉन्सेप्ट, सबसे सरल कॉन्सेप्ट पूरे ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं, पूरे हिस्ट्री के अंतर्गत, पूरे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आपको आते हैं कॉन्सेप्ट तो सबसे सरल, लेकिन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट सबसे सरल हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट तो जानते ही होंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट तो आप तो जानते ही होंगे, बिल्कुल 100% जानते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं दोस्तों, सभी आपको याद करना है। देखिएगा आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा, फिर से एक वीडियो लाएंगे हम नेशनल पार्क पे। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक हमने इसी बेस्ड पर क्लियर किया है। ठीक है, जो कि अभी तक पूछे तो सभी गए हैं, लेकिन मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए हैं। जब हम सेपरेट पढ़ेंगे तब हम पूरा सा फिर से नेशनल पार्क पढ़ेंगे आपके इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आज देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपको पता है कि भाई राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। देखिए पहले का थर्ड होगा, तो पहले का थर्ड वाला सिर्फ यही ऑप्शन है, पहले का थर्ड वाला सिर्फ यही ऑप्शन है। सुल्तानपुर कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था कहां पर है? हरियाणा में है। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में है। और आपका बांदीपुर कहां पर है? तो बांदीपुर आपके कर्नाटक में। लो भाई हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा अगर हम उत्तराखंड की बात करें, चलिए उत्तराखंड में देखिएगा, ऐसे आप याद करिएगा, एक एक राज्य डेली याद करिएगा। जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं, मान लीजिएगा उत्तराखंड में देखिएगा जिम कार्बेट है। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी है आपके, क्या है? नंदा देवी है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, यमुनोत्री नेशनल पार्क भी है, गोविंद सागर नेशनल पार्क भी है, गोविंद सागर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, अब यहां से हमने पढ़ लिए उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो बच ही गया हमारा। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? देखिएगा फूलों की घाटी है। ठीक है, एक केसर घाटी है आपके। ठीक है, एक कुल्लू घाटी है जो कि हम पढ़ चुके हैं, कुल्लू घाटी है। ठीक है, और देखिए फूलो घाटी उत्तराखंड में, केसर घाटी जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में,
कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा एक साइलेंट वैली है, यानी कि शांत घाटी है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है आपके। एक पिन वैली है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और अभी हमने आपसे पूछा, क्या पूछा? एक न्यूरा वैली है, एक न्यूरा वैली है, वो कहाँ पर है? न्यूरा वैली कहाँ पर है? तो न्यूरा वैली की बात करेंगे, वो कहाँ पर है, ठीक है। तो न्यूरा वैली भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि भाई न्यूरा वैली है कहाँ पर आखिर, ठीक है। तो देखिएगा, मजा आया क्या सेशन में? ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न था, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा टाइम से। 4 बजे मिलते हैं हर टाइम पर, ठीक है। देखिएगा, अभी बहुत जल्द हिस्ट्री की भी क्लास आपको लाने वाले हैं, बहुत जल्द से जल्द लाने वाले हैं हिस्ट्री क्लास को, ठीक है। आप लोग काम करिएगा, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, कोई कमी अगर है तो बताइएगा जरूर कि सर ये कमी हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो, दुनियादारी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप बताइएगा जरूर, ठीक है। अब चलते हैं, अब मिलेगी पीडीएफ आपको, ठीक है, इस नंबर पर। कहाँ गया नंबर? इस नंबर पर भी मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है। याद रखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी आपको पीडीएफ मिलेगी, सेपरेट पीडीएफ आपको इसी नंबर पे मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।